कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। कहानी पसंद आ रही है आप लोगों को तो एक लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना। मुझे आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट का इंतज़ार रहता है। मेरे मम्मी पापा चारों धाम की यात्रा पर जा रहे हैं, तो मैं 8 तारीख को अपने मायके चली जाऊंगी, इसलिए थोड़ी व्यस्तता है। मैं जैसे ही फ्री होती हूँ आप लोगों के लिए बोनस पार्ट ज़रूर ले आऊँगी। उम्मीद करती हूँ आप लोग मेरी बात को समझेंगे और चैनल पर अपना प्यार बनाए रखेंगे। पंखुड़ी फूड हब की तरफ चलने लगी, तभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई है जो उसका पीछा कर रहा है। उसने पलटकर पीछे की तरफ देखा तो वो शख्स जो टॉयज हब में उसके पीछे खड़ा था, वही शख्स अब उसे अपने पीछे पीछे आता हुआ नजर आ रहा था। उसे देखकर पंखुड़ी डर गई, उसकी सांसें गहरी होने लगी थी। पंखुड़ी ने अब अपने कदम और भी ज़्यादा तेज किए और जल्दी से फूड हब की तरफ आई तो देखा वो शख्स अब उसके सामने टेबल पर बैठ गया। पंखुड़ी के चेहरे पर डर देखकर तंस तुरंत बोला, क्या हुआ भाभी, आप कहाँ खो गई? आपने तो रिया को भी नहीं देखा। उसकी बात सुनकर पंखुड़ी ने रिया की तरफ देखा जो सामने ही बैठी मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। वो तुरंत अपनी जगह से उठी और पंखुड़ी के पास आकर मुस्कुराते हुए बोली, हेलो भाभी। पंखुड़ी भी मुस्कुराकर बोली, हाय। रिया मुस्कुराते हुए बोली, मानना पड़ेगा तंस ने आपकी जितनी तारीफ़ की थी ना वो बहुत कम है, क्योंकि आप इतनी ज़्यादा खूबसूरत हैं कि वो तारीफ़ अब आपके सामने कुछ लग ही नहीं रही। सच में प्रांस भैया बहुत ज़्यादा खुदकिस्मत है जो उन्हें उतनी ज़्यादा खूबसूरत बीवी मिली। ये बोलते हुए उसने पंखुड़ी के गाल पर अपना हाथ रखा। पंखुड़ी मुस्कुराते हुए बोली, तुम भी बहुत खूबसूरत हो। रिया तुरंत बोली, लेकिन आपसे कम। ये बोलकर वो हंसने लगी, पर इच्छा मुँह बनाते हुए बोली, क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? पंखुड़ी और रिया दोनों ने उसकी तरफ देखा और दोनों उसके पास आकर उसके गाल खींचते हुए बोली, तुम क्यूट हो, बहुत क्यूट। ये बोलकर वो दोनों हंसने लगी थी। वहीं तंस की नज़रें अब एक बार फिर से उस शख्स पर थी जो सामने टेबल पर बैठा था, वो मास्क मैन। उसे देखते हुए तंस के दिमाग में कुछ चलने लगा। तभी उसने अपना फ़ोन उठाया और परीक्षा को मैसेज किया। परीक्षा दो तनिष्क के साथ चैट में लगी हुई थी, उसे वो मैसेज आया तो उसने तुरंत तंस की तरफ देखा और फिर अगले ही पल उसने अपनी नज़रें सामने की तरफ घुमाई जहाँ पर एक मिरर लगा हुआ था और मिरर में से वो उस शख्स को देख रही थी जो उनके ही पीछे बैठा था और उसकी नज़रें पंखुड़ी पर थी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट तैर गई। उसने अब जल्दी से एक मैसेज टाइप किया और उसे तंस को भेज दिया। वहीं तंस ने सबके लिए काफ़ी और स्नैक्स ऑर्डर कर लिए थे। कुछ ही देर में सब कुछ खत्म हुआ तो परीक्षा पंखुड़ी की तरफ देखते हुए बोली, मुझे वॉशरूम जाना है, मैं अभी आती हूँ। पंखुड़ी तुरंत बोली, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। ये बोलकर वो भी अपनी जगह से उठी। परीक्षा ने अपना सर हाँ में हिलाया और फिर वो दोनों वॉशरूम की तरफ आ गईं। जैसे ही वो दोनों वॉशरूम में पहुंची, परीक्षा जो अभी वॉशरूम के आउट एरिया में खड़ी थी, उसने पंखुड़ी की तरफ देखा जो वॉशरूम में घुस चुकी थी और अब परीक्षा तुरंत वहां से बाहर की तरफ भाग गई, लेकिन ऐसे नॉर्मल नहीं बल्कि फ़ोन पर किसी से बात करते हुए, ताकि अगर कोई उसे देखे तो सामने वाले को सच में लगे कि वो फ़ोन पर कोई इम्पोर्टेंट डिस्कशन कर रही है। वहीं उसे बाहर जाते हुए देख वो मास्क मैन जो कब से उनका पीछा कर रहा था, वो तुरंत अब वॉशरूम एरिया की तरफ आ गया। पंखुड़ी जो अभी अभी वॉशरूम से बाहर निकली थी, वो सामने वॉश बेसिन एरिया की तरफ आई और अपने हैंड वॉश करने लगी। उसने वहां साइड में रखा हुआ बैग उठाया जो वही था जो उसने कॉस्मेटिक शॉप से लिया हुआ था। अब वो उसे तंस के पास तो छोड़कर नहीं जा सकती थी। जैसे ही उसने वो सामान उठाया, अचानक से किसी ने पीछे से उसका हाथ पकड़ा और अगले ही पल उसे दीवार से लगा दिया। पंखुड़ी के हाथों से वो सामान छूटकर नीचे गिर गया। पंखुड़ी का दिल धक सा रह गया। वो शख्स जो अब तक उसका पीछा कर रहा था अब उसके सामने खड़ा था और वो भी उस पर झुका हुआ। उसे देखकर ही पंखुड़ी की हालत खराब हो रही थी। पंखुड़ी का दिल जोरों से धक धक करने लगा था। वो किसी बकरे के बच्चे की तरह मिमियाते हुए बोली, कौन कौन है आप और यहाँ क्या कर रहे हैं? ये तो लेडीज़ वॉशरूम है ना? लेडीज़ वॉशरूम में आप और देखा था मैंने आपको, आप मेरा पीछा कर रहे थे ना? उस शख्स ने सामने से कुछ नहीं कहा, बस अपनी नीली आंखों से पंखुड़ी को घूरता रहा।
उसकी आंखें नीली थी, लेकिन सच में नहीं, बल्कि उसने लेंस पहने हुए थे। पंखुड़ी कांपती हुई आवाज़ में बोली, देखिए मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, मैं शादीशुदा हूँ। ये देखिए मेरी मांग में सिंदूर भरा है और मैंने गले में मंगलसूत्र भी पहना है। और तो और मैं तो अपने पति से प्यार भी बहुत करती हूँ। बेशक से वो मुझसे नहीं करते, वो बहुत गुस्सा करते हैं, लेकिन वो गुस्सा भी वो जानबूझकर नहीं करते। उनका दिमाग खुला हुआ है। नहीं नहीं, दिमाग नहीं हिला, बल्कि उनके दिमाग में कुछ हिला हुआ है। जब वो ठिकाने पर आ जाएगा तो उनका गुस्सा भी शांत हो जाएगा और वो मुझसे प्यार भी करने लगेंगे। पर प्लीज़ आप यहाँ से चले जाइए ना भैया, मुझे डर लग रहा है आपसे। उसकी बात सुनकर उस शख्स ने अभी भी कुछ नहीं कहा। वो बस पंखुड़ी की तरफ देखता रहा, लेकिन पंखुड़ी की बातें सुनकर उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस लगातार बदलते जा रहे थे। उस शख्स ने अब पंखुड़ी के हाथ पर अपना हाथ रखा। पंखुड़ी ने तुरंत हाथ पीछे की तरफ खींच लिया और उसकी तरफ देखते हुए बोली, छोड़िए मुझे, वरना मैं शोर मचा दूंगी। वो शख्स हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन मास्क पहने होने की वजह से उसकी हंसी दिखाई नहीं दे रही थी। पंखुड़ी एक बार फिर से बोली, आप छोड़ रहे हैं मुझे या फिर मैं सच में शोर मचा दूं? ये बोलकर वो कुछ पल इंतजार करती रही और फिर अगले ही पल उसने अपना मुंह खोला शोर मचाने के लिए। लेकिन वो कुछ चीखती चिल्लाती उससे पहले ही उस शख्स ने उसके होठों को अपने हाथों से दबा दिया। पंखुड़ी की आंखें बड़ी हो गई। उस शख्स ने अब उसकी कमर पर अपना हाथ रखा। पंखुड़ी को उसका हाथ अपनी कोरी कमर पर महसूस हुआ। वो हाथ सच में बहुत ज़्यादा ठंडा था, लेकिन पंखुड़ी की आंखें अब उस शख्स पर गहरी हो गई। उसे वो टच बहुत जाना पहचाना सा फील हुआ, जैसे ये टच तो वो है जो वो अपनी ज़िंदगी में हर दिन हर पल फील करना चाहती है। उसकी सांसें और भी ज़्यादा गहरी होने लगी थी और अब उस शख्स ने उसके लबों से अपना हाथ हटाया। पंखुड़ी के होठ फड़फड़ा रहे थे। उस शख्स की नज़रें पंखुड़ी के लबों पर टिकी हुई थी। अब वो शख्स पंखुड़ी के होठों के करीब अपने होठ बढ़ाने लगा तो पंखुड़ी की धड़कनें स्किप होने लगी। वो वहाँ से दूर जाना चाहती थी, लेकिन उस शख्स ने उसके दाएं बाएं अपने हाथ रखे हुए थे और वो पूरी तरह से उसके ऊपर झुका था। पंखुड़ी की आंखों में नमी तैरने लगी। उसने उस शख्स के सीने पर अपना हाथ रखा और बोली, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या मैं क्या कह रही हूँ? लेकिन वो शख्स नहीं माना और लगातार पंखुड़ी के करीब बढ़ता रहा। उसने अपने मास्क में से ही अपने होठों को पंखुड़ी के होठों पर एक पल के लिए रखा और फिर उससे अलग हो गया। पंखुड़ी सुन्न सी अपनी जगह पर खड़ी रह गई और अब वो शख्स हवा की तरह वहाँ से गायब हो गया। पंखुड़ी को तो समझ ही नहीं आया कि आखिर ये हुआ क्या, लेकिन उसकी हार्ट बीट सच में इस वक्त बहुत ज़्यादा फास्ट चल रही थी। उसकी आंखों से आंसू बरसने लगे, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने प्रांस को धोखा दिया है। वो प्रांस के होते हुए किसी और को किस कैसे कर सकती है? अगर प्रांस को पता लग गया तो ना जाने वो उस पर कितना गुस्सा करेगा, और अगर वो प्रांस को नहीं बताएगी तो वो खुद को माफ़ नहीं कर पाएगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। तभी परीक्षा वहां पर आई और बोली, क्या हुआ भाभी, आप ठीक तो हैं ना? पंखुड़ी झट से उस दीवार से हटी और परीक्षा का हाथ पकड़कर वहां से निकल गई। वहीं उसके बाहर जाने के बाद वो शख्स अब दीवार के पीछे से वापस अंदर की तरफ आया और उसने नीचे से गिरा वो पैकेट उठाया जो पंखुड़ी के हाथों से गिरा था। उसने उसे खोल कर देखा और फिर अगले ही पल उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। अब वो शख्स एक बार फिर वहां से गायब हो चुका था। राणा मेंशन। पंखुड़ी परीक्षा और तंज के साथ वापस घर आ चुकी थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा परेशानी नज़र आ रही थी। उसकी नर्वसनेस देखकर सृष्टि जो हाल में बैठी थी वो तुरंत बोली, क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों नज़र आ रही हो पंखुड़ी? पंखुड़ी सोफे पर बैठी हुई अपनी नज़रें इधर उधर घुमाने लगी, जैसे वो किसी को ढूंढ रही हो। जब उसे कन्फर्म हो गया कि वहाँ पर कोई नहीं है तो वो अपनी जगह से उठकर सृष्टि के पास आई। सृष्टि हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। फिलहाल वो अकेली वहाँ पर बैठी थी। परीक्षा अपने रूम में थी और रागिनी और नताशा के घर के डेकोरेशन के लिए होम डेकोर स्टूडियो पर गए हुए थे। प्रांस और उससे ज़्यादा बात होती नहीं थी, इसलिए उसने प्रांस की तरफ तो ध्यान भी नहीं दिया, लेकिन इतना तो वो जानती थी कि वो घर पर नहीं है। वहीं पंखुड़ी अब उसकी तरफ देखते हुए बोली, सासू माँ, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछूं? आप मुझे उसका जवाब देंगे? सृष्टि मुस्कुराई और बोली, हाँ पूछो ना, क्या पूछना है? पंखुड़ी झट से बोली, अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो? मेरा मतलब है हम वो गलती करना ना चाहें, लेकिन गलती से हमसे अगर कोई गलती हो जाए तो
क्या हमें उस गलती को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और सामने वाले को बता देना चाहिए कि हमसे गलती हो गई? सृष्टि पहले तो उसके सवाल पर कंफ्यूज हो गई, लेकिन जब उसने अपना थोड़ा सा दिमाग लगाया तो उसने अपना हाथ पंखुड़ी के गाल पर रखा और बोली, तुमसे क्या गलती हुई है, मुझे बताओ। पंखुड़ी झट से अपना सरनामे हिलाकर बोली, नहीं, मुझसे कोई गलती नहीं हुई है, वो मैं बस आपसे पूछ रही थी। मैं आपको बस मानने के लिए कह रही हूँ। अब मानने का मतलब ये तो नहीं ना कि मैं आपको अपनी गलती बता रही हूँ। ऐसे तो मेरे मैथमेटिक्स की बुक्स पर क्वेश्चन होता था कि मान लीजिए आपके पास 100 एप्पल है, तो क्या मेरे पास 100 एप्पल होते थे? नहीं ना, बस वैसे वाना मानना है। उसकी बात सुनकर सृष्टि पहले तो हंसी और फिर मुस्कुराते हुए बोली, ओके, तुम्हारी बात मान लेती हूँ, और इस बात का कंक्लूज़न ये है कि अगर आपसे कभी कोई गलती हो जाए तो आपको उस गलती को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। आपको सामने वाले को बता देना चाहिए कि आपसे ये गलती हुई है। अगर वो गलती छोटी हुई और सामने वाले का दिल बड़ा हुआ तो वो आपकी गलती को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देगा। लेकिन अगर सामने वाले का गुस्सा और उसकी ईगो बड़ी हुई तो फिर कुछ नहीं कहा जा सकता। फिर आपकी छोटी से छोटी गलती भी कई बार आपका गुनाह बन जाती है। उसकी बात सुनकर अब पंखुड़ी पूरी तरह से कंफ्यूज हो गई थी। वो अपना सर खुजाते हुए बोली, सासू माँ, आपने तो कंफ्यूज कर दिया। अच्छा ये बताओ कि अगर सामने वो हो तो? सृष्टि ने हैरानी से पूछा, वो कौन? पंखुड़ी अपनी उंगली आपस में उलझाते हुए बोली, वो मतलब वो। सृष्टि उसकी उंगलियां उलझाने के अंदाज पर मुस्कुराई और बोली, अगर सामने तुम्हारा वो हो तो भाई मैं तुम्हें कोई सलाह नहीं दूंगी, क्योंकि वो तो ऐसा इंसान है जो गलती पर भी राई का पहाड़ बना दे और गुनाह पर भी छोड़ दे। उसका तो सब कुछ मूड पर डिपेंड करता है। इसलिए एक काम करना, जब भी उसे अपनी किसी गलती के बारे में बताओ तो उसका मूड चेक कर लेना कि उसका मूड कैसा है। अगर उसका मूड एकदम बिंदास हो तो बता देना, और अगर नहीं हो तो रहने देना। ये बोलकर सृष्टि अपनी जगह से उठ गई और पंखुड़ी बस इस बात में उलझ कर रह गई कि उसे पता लगाना है कि प्रांस का मूड बिंदास कब होता है। वहीं बाहर से गाड़ी की आवाज़ आई तो बाहर गार्डन में फ़ोन पर बात करते हुए इधर उधर टहल रहा तंस उस गाड़ी की तरफ देखने लगा जिसमें से अभी अभी प्रांस बाहर निकला। प्रांस अंदर की तरफ जा रहा था, लेकिन तभी तंस उसके सामने आकर खड़ा हुआ। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, कहाँ गए थे बड़े भाई? प्रांस ने गहरी नज़रों से उसे देखा और बोला, मेरा दिमाग सटक गया था। मेरे दिमाग के अंदर कुछ हिल गया था, बस उसे ठीक करने गया था। अब तुम्हें मेरे दिमाग की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा जितना भी दिमाग हिला हुआ था बिल्कुल फिक्स हो चुका है। तंस हंसा और बोला, बातों को दिल पर लगा लेते हैं आप बड़े भाई, मेरा मतलब वो नहीं था। खैर ये सब छोड़िए, ये बताइए कि आप गए कहाँ थे? मेरा मतलब है आप मॉल में घूमने जैसी बचकानी हरकतें तो करते नहीं हैं। तो फिर आप क्या किसी अम्यूज़मेंट पार्क में घूमने गए थे? ये बोलते हुए उसके एक्सप्रेशंस और भी शरारती और भी ज़्यादा इंटेंस हो गए तो प्रांस ने उसे घूर कर देखा। उसने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और बोला, मतलब अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे? तंस मुस्कुराया और बोला, इरादा तो नहीं है, लेकिन अगर आप कहें तो मैं बाज आ जाऊंगा, छोड़ दूंगा अपनी हरकतें। आप एक बार कह दीजिए वो सब जो मैं सुनना चाहता हूँ। ये बोलकर वो मुस्कुराया तो प्रांस बस व्यंग से मुस्कुराया और फिर वहाँ से अंदर की तरफ बढ़ गया। अंदर आते ही उसकी नज़र पंखुड़ी पर गई जो सीढ़ियों के पास आकर खड़ी हो गई थी। उसकी उंगलियां अभी भी आपस में उलझ रही थी। वो प्रांस से बात करना चाहती थी, इसलिए प्रांस के एक्सप्रेशन नोटिस कर रही थी कि उसका मूड कैसा है। लेकिन जब वो अपना एकदम एक्सप्रेशन लेस चेहरा लिए ऊपर की तरफ चला गया तो पंखुड़ी बस उसकी तरफ देखती रह गई। उसका दिल अब जोरों से धक धक कर रहा था, ये सोच सोच कर कि पता नहीं वो प्रांस को सब सच कैसे बताएगी। पर इतना तो उसने सोच लिया था कि उसे प्रांस से वो सब बताना है जो मॉल में हुआ। वहीं दूसरी तरफ प्रांस अपने रूम में आया और रूम में आते ही उसका फ़ोन बजा। सामने से असिस्टेंट का कॉल था। उसने तुरंत कॉल रिसीव किया। सामने से आवाज़ आई, बॉस, मैंने वो सारा सामान अरेंज कर दिया है जो आपने मुझसे कहा, लेकिन क्या इसे राणा मेंशन डिलीवर करना है? प्रांस तुरंत बोला, हाँ, इसे राणा मेंशन ही डिलीवर करना है, लेकिन सामने से नहीं, बैक गेट से। जब तुम पहुंच जाओ तो मुझे कॉल कर देना। ये बोलकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और अपना फ़ोन बेड पर पटका और वॉशरूम की तरफ चला गया।
वहीं इस वक्त रूम का दरवाज़ा खुला और पंखुड़ी अंदर की तरफ आई। अंदर आते ही उसकी नज़रें इधर उधर घूम रही थी। वो प्रांस को ढूंढ रही थी। उसे वॉशरूम से पानी की आवाज़ सुनाई दी तो वो समझ गई कि प्रांस वॉशरूम में है। अब वो उसके बाहर आने का इंतज़ार कर रही थी और साथ ही साथ ये दुआ भी कर रही थी कि उसका मूड बिंदास हो ताकि वो उसे मॉल वाली बात बता सके। तकरीबन 15 मिनट बीत गया और अब प्रांस वॉशरूम से बाहर आया। बाहर आते ही उसकी नज़रें पंखुड़ी पर गई जो रूम में इधर उधर टहल रही थी। वहीं प्रांस को देखते ही पंखुड़ी झट से उसके पास आई और बोली, मुझे आपसे कुछ पूछना है। उसकी बात पर प्रांस के कान खड़े हो गए। एक पल के लिए उसके चेहरे पर नर्वसनेस झलक गई, ये सोचकर कि कहीं पंखुड़ी को पता तो नहीं चल गया कि वो मॉल में उसके पीछे पीछे आया था और वो जो मॉस्क मैन था वो कोई और नहीं प्रांस ही था। पंखुड़ी उसकी तरफ देखते हुए बोली, अगर आप इजाज़त दे तो मैं सवाल पूछूं? प्रांस थोड़ा परेशान होते हुए बोला, पूछो। पंखुड़ी ने झट से पूछा, आपका मूड कैसा है? उसके सवाल पर अब प्रांस के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। अब अगर एक पत्नी पति से मूड के बारे में पूछेगी तो obvious सी बात है उसका दिमाग दूसरी तरफ घूमेगा। वो तुरंत बोला, ये कैसा सवाल कर रही हो तुम मुझसे? पंखुड़ी भी जल्दी से बोली, क्या हुआ, आप नाराज़ क्यों हो रहे हैं? मैंने कोई गलत सवाल कर दिया क्या? मैं तो बस आपका मूड जानने की कोशिश कर रही थी कि आपका मूड कैसा है, बिंदास है या नहीं, क्योंकि मुझे आपके साथ कुछ। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही प्रांस बोला, चुप, बिल्कुल चुप, खबरदार अगर इसके आगे कुछ कहा तो। और वैसे भी तुम मेरे पास क्यों आई हो? जाओ जाकर अपना मॉल में घूमो। तुम्हें मेरी क्या फ़िक्र है? यहाँ पर मैं चल फिर नहीं सकता, लेकिन तुम्हें घूमना है तो फिर अब जाओ ना, जाकर घूमो। उसकी बात पर पंखुड़ी को रियलाइज़ हुआ कि शायद उसने कुछ गलत कर दिया। वो जल्दी से बोली, आपको बुरा लगा मैं मॉल में घूमने गई? मैं भी कितनी बेवकूफ़ हूँ, आपको तो बुरा लगेगा ही। आप यहाँ पर बेड रेस्ट पर हैं और मैं मॉल घूमने जा रही हूँ तो। लेकिन मैंने तो आपसे पूछा था ना, तब आप बोल देते कि मैं नहीं जाऊँ। प्रांस तुरंत बोला, मैंने कब कहा तुमसे कि तुम मत जाओ? पंखुड़ी झट से बोली, अभी तो आप बोल रहे हैं। प्रांस गुस्से से बोला, मैंने सिर्फ इतना कहा है कि जाकर तुम मॉल में घूम कर आओ, मैंने तुमसे ये नहीं कहा कि तुम मॉल नहीं जा सकती। पंखुड़ी उसकी बात सुनकर अब असमंजस में पड़ गई कि आखिर प्रांस कहना क्या चाहता है। एक तरफ वो उसके मॉल जाने पर नाराज़ हो रहा था और दूसरी तरफ उसे घूमने के लिए भी बोल रहा था और ऊपर से वो उसकी बात भी नहीं सुन रहा। वो उससे कहना चाहती थी कि वो उसके साथ कुछ शेयर करना चाहती है, लेकिन प्रांस को शायद कुछ और ही लग रहा था, इसलिए उसने उसे बोलने का मौका तक नहीं दिया। पंखुड़ी कुछ बोलती उससे पहले ही रूम का दरवाज़ा नॉक हुआ। एक सर्वेंट पंखुड़ी की तरफ देखते हुए बोली, आप दोनों को सब नीचे लंच के लिए बुला रहे हैं और तन सर को आपसे काम है तो उन्होंने भी आपको बुलाया है। प्रांस तुरंत बोला, हाँ हाँ जाओ ना। पंखुड़ी को लगा शायद प्रांस नॉर्मल कह रहा है, क्योंकि अभी मॉल की बात पर भी वो यही सब बोल रहा था, तो वो अपना सिर हामी हिलाकर बाहर चली गई और प्रांस बस उसकी तरफ देखते ही रह गया। वो गुस्से से बोला, क्या लड़की है ये? यहाँ पर मैं इसे साफ साफ कह रहा हूँ कि मैं इससे नाराज़ हूँ, लेकिन इसे कुछ समझ नहीं आता। क्या इसे नहीं पता चला मैंने इसे घूमने से मना किया है? अब क्या मैं पूरा साफ साफ शब्दों में बोलूँ? इसे मेरी फीलिंग्स समझ में नहीं आती क्या? मेरा गुस्सा समझ में नहीं आता क्या? कैसे अब तन से मिलने के लिए नीचे चली गई, जबकि मैं गुस्से में बोल रहा था। पता नहीं इतनी बेवकूफ़ क्यों है ये लड़की। ये बोलते हुए वो खुद पर झल्ला रहा था। तभी बेड पर रखा उसका फ़ोन बजा। फ़ोन एक बार फिर से उसके असिस्टेंट का था। जैसे ही प्रांस ने फ़ोन बजते हुए देखा, वो तुरंत अपने रूम से निकलकर बैकयार्ड एरिया से होते हुए बाहर की तरफ आया ताकि वो सामान ले सके जो उसने स्पेशली ऑर्डर किया था, और शायद वो सामान पंखुड़ी के लिए था, क्योंकि वो सामान रिसीव करते हुए प्रांस के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कुराहट तैर रही थी। वहीं इन सब से अनजान पंखुड़ी नीचे डाइनिंग टेबल पर थी, जहां अभी अभी प्रांस भी आकर बैठा और उसकी नज़रें पंखुड़ी और तंस पर थी। तंस पंखुड़ी को फ़ोन पर कुछ दिखा रहा था, जिसे देखते हुए पंखुड़ी के चेहरे पर हंसी तैर रही थी। वो इतना ज़्यादा हंस रही थी कि उसके हंसने की आवाज़ पूरे हाल में गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो भूल ही गई हो कि वो कहाँ है और कौन है। वो बस बच्चों की तरह लगातार हंसे जा रही थी। उसे यूं देखते हुए सब लोग मुस्कुरा रहे थे। सब अब तक पंखुड़ी को बहुत अच्छी तरह से समझ चुके थे कि बेशक से वो 20-22 साल की लड़की है, लेकिन उसका दिल और दिमाग बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह है।
ना ही उसे ज़्यादा चालाकी समझ आती है और ना ही वो चालाकी करना जानती है। उसका दिल बहुत साफ है और उसे जो बात कह दो वो उसे सच मान लेती है। अगर कोई उसे कह दे कि भूत होता है तो वो मान लेगी कि हाँ सच में भूत होता है, और अगर कोई कह दे कि नहीं भूत होता है तो वो उसकी बात भी मान लेगी कि भूत नहीं होता है। उसे यूं हंसते हुए देख सबके चेहरे खिले हुए थे, लेकिन सिर्फ एक इंसान था जिसे जलन हो रही थी, और जलन की वजह से उसका चेहरा एकदम लाल था। वो कोई और नहीं, प्रांस था। प्रांस डाइनिंग टेबल पर बैठा और पंखुड़ी की तरफ देखते हुए बोला, अगर सबका हंसना मुस्कुराना हो गया हो तो आकर डाइनिंग टेबल पर लंच कर ले, यहाँ पर सब लोग इंतज़ार में बैठे रहेंगे क्या? प्रलय अचानक से बोला। लेकिन इंतज़ार कौन कर रहा है? आई मीन सब लोग अपना अपना लंच कर रहे हैं। प्रांस तुम भी करो ना, अगर पंखुड़ी को भूख लगेगी तो वो आकर अपना लंच कर लेगी। ये बोलते हुए पहले प्रलय ने एक नज़र सबको देखा, जहाँ सच में सब अपना अपना लंच कर रहे थे, सिर्फ पंखुड़ी और तंस को छोड़कर, क्योंकि वो दोनों सोफे पर बैठे वो वीडियो देखने में बिजी थे। तंस पंखुड़ी को फ़ोन पर टॉम एंड जेरी वीडियो दिखा रहा था, जिसमें जेरी भाग रही थी और टॉम उसके पीछे पीछे उसे पकड़ रहा था। कभी कोई चीज़ अगर टॉम पर गिरती तो कभी चेरी बेचारा किसी चीज़ में फंस जाता, और उन दोनों को देखकर पंखुड़ी का हंसकर बुरा हाल हो गया था। उसके गाल एकदम रेड चेरी की तरह लाल हो चुके थे। प्रांस प्रलय की बात सुनकर बोला, मैं जानता हूँ सब लोग अपना अपना लंच कर रहे हैं, लेकिन बाद में सर्वेंट को यहाँ से सब उठाना भी तो होगा ना। रागिनी तुरंत बोली, उसकी फिक्र तुम मत करो, सर्वेंट सारा दिन इसी काम के लिए है। उन्हें कौन सा हॉलीडे पर गोवा जाना है या फिर हनीमून पर बैंकॉक। उसकी बात पर प्रांस ने मुंह बनाया। रागिनी उसके मज़े लेने से पीछे नहीं हटती थी। कुछ पल प्रांस सब चुप रहा। वहीं पंखुड़ी का तो जैसे सारा ध्यान सिर्फ टॉम एंड जेरी पर था। अब तो प्रांस को लग रहा था कि अगर कोई उसकी बीवी को ये रिश्वत भी दे कि वो उसे सारा दिन टॉम एंड जेरी दिखाएगा, अगर वो अपने पति को छोड़ दे तो उसकी बीवी ये ऑफ़र भी एक्सेप्ट कर लेगी। उसका लंच लगभग से ख़त्म हो गया था और पंखुड़ी अभी भी तंस के साथ ही वीडियो देखने में बिजी थी। अचानक ही तंस के फ़ोन की बैटरी लो हुई तो पंखुड़ी लगभग से चिल्लाते हुए बोली, ओ गॉड, ये क्या हो गया? अब तो हमारी वीडियो बीच में ही रह गई। पता नहीं अब जेरी का क्या होगा। टॉम को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, वो पक्का उसे नहीं छोड़ेगा। एक तो ये टॉम भी ना बहुत ही अजीब स्टाइल का है, मतलब इसे जेरी को परेशान भी करना है और उसे कहीं जाने भी नहीं देना। ये बोलते हुए वो सोफे से उठ गई थी। वहीं तंस भी अब अपनी जगह से उठा और बोला, वैसे आपको नहीं लगता पंखुड़ी भाभी, आपकी लाइफ में एक कैरेक्टर है जो बिल्कुल टॉम से मिलता जुलता है? उसकी बात पर पंखुड़ी सोच में पड़ गई। वहीं तंस की नज़रें प्रांस पर थी। प्रांस भी तिरछी नज़रों से उसे देख रहा था। पंखुड़ी अपने होठों में अपनी लिटिल फिंगर फंसाते हुए बोली, अच्छा ऐसा क्या? पर मेरी लाइफ में कौन है टॉम जैसा कैरेक्टर? ऐसा तो कोई भी नहीं है जो किसी जेरी को परेशान करता हो। तंस तुरंत बोला, सोचो सोचो, अगर आप सोचोगी तो ज़रूर आपको आपका रिप्लाई मिल जाएगा। वेल, अब हम लंच करने के लिए चलें क्या? मुझे बहुत भूख लगी है और आज भी मैं आपके ही हाथों से खाना खाऊंगा। पंखुड़ी मुस्कुराई और बोली, ओके, आज आपने तो मुझे टॉम एंड जेरी दिखाया है, आपके लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। जैसे ही उसने कहा प्रांस की खांसी छूट गई। अब तो जैसे उसे कन्फर्म हो गया था कि उसकी बेवकूफ़ बीवी सच में किसी का टॉम एंड जेरी ऑफ़र भी सेलेक्ट कर सकती है। वहीं जब पंखुड़ी ने प्रांस की खांसने की आवाज़ सुनी तो उसने तुरंत प्रांस की तरफ देखा। अब तक तो उसे ये भी नहीं पता था कि प्रांस वहाँ डाइनिंग टेबल पर आ गया है। वो जल्दी से उसके पास आई और टेबल पर रखा पानी का गिलास उठाकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, ये आपके लिए। प्रांस ने एक नज़र उसे गुस्से से देखा और फिर तुरंत वहाँ से उठ गया। खास खास कर उसका बुरा हाल हो गया था। पंखुड़ी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। वो पानी का गिलास लेकर प्रांस के पीछे पीछे आई। प्रांस सोबे के पास पहुंच चुका था। सब लोग उन दोनों की तरफ देख रहे थे। पंखुड़ी ने प्रांस के बिल्कुल पास आकर अचानक ही उसके कंधे पर अपना हाथ रखा तो प्रांस हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। पंखुड़ी झट से बोली, सुनिए प्लीज़, पानी पी लीजिए ना। जब तक आप पानी नहीं पियेंगे तब तक आपकी खांसी ठीक नहीं होगी। आपने लगता है ज़्यादा मिर्ची खा ली, प्लीज़ पानी पी लीजिए। ये बोलकर उसने वो पानी का गिलास प्रांस के होठों से लगाया और प्रांस की नज़रें पंखुड़ी पर थी
और पंखुड़ी के होठों पर तो कुछ ज़्यादा ही, जो रेड कलर की लिपस्टिक से सने हुए थे। पंखुड़ी जब न्यूड कलर की लिपस्टिक लगाती थी तो उसके होठ बहुत ज़्यादा सेक्सी लगते थे, लेकिन जब वो रेड कलर की लिपस्टिक लगाती थी तो उसके होठ थोड़े उभरे हुए लगते थे, जिससे वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती थी। प्रांस की खांसी जब एकदम बंद हो गई तो पंखुड़ी ने अपना हाथ पीछे की तरफ खींचा। प्रांस ने वो पूरा गिलास पानी खत्म कर दिया था। पंखुड़ी हल्का सा मुस्कुराई और बोली, अब आप ठीक है ना? प्रांस अब जाकर होश में आया। उसने अपना सिर हल्का सा हाँ में हिलाया और तुरंत बाहर की तरफ चढ़ा गया। पंखुड़ी बस उसे जाते हुए देखती रही। परीक्षा पंखुड़ी के पास आई और बोली, भाभी जल्दी से आप लंच कर लीजिए, क्योंकि भाई ने तो लंच कर लिया है, इसलिए वो शायद बाहर थोड़ा वॉक कर रहे हैं। आप भी जल्दी से अब लंच कर लीजिए, उसके बाद मुझे दिवाली को लेकर आपसे थोड़ा डिस्कशन करना है। 2 दिन बाद दिवाली है तो बहुत सारी तैयारियां करनी है हमें। उसकी बात सुनकर पंखुड़ी ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और डाइनिंग टेबल पर आ गई। उसने तंस की तरफ देखा जो खुद से लंच खा रहा था, तो उसने भी अब तंस से कुछ नहीं कहा। कुछ ही देर बाद पंखुड़ी का लंच फिनिश हो गया था और अब वो परीक्षा के साथ अपने रूम में थी। वहीं प्रांस जब अंदर की तरफ आया तो उसने देखा कि पंखुड़ी हाल में कहीं नहीं है, तो वो रागिनी की तरफ देखने लगा। रागिनी उसकी नज़रें खुद पर पाकर हैरान हुई, लेकिन अगले ही पल उसका दिमाग चला तो वो तुरंत बोली, परीक्षा के साथ उसके रूम में है, वो दिवाली के लिए वो दोनों कोई तैयारी कर रही हैं, उसे तकरीबन से 1-2 घंटे लगेंगे। प्रांस तुरंत बोला, मैंने आपसे कुछ पूछा है क्या? रागिनी झट से बोली, तो फिर देख क्यों रहे थे मुझे? प्रांस हल्का सा मुस्कुराकर बोला, आप देखने वाली चीज़ है तो देख लिया, अगर इतनी ही प्रॉब्लम है तो मत आया करिए मेरे सामने। ना आप मेरे सामने आएंगी और ना ही मैं आपको देखूंगा, और अगर आप सामने आएंगी तो मैं तो देखूंगा। उसकी बात सुनकर रागिनी हैरान रह गई और प्रांस अब सीधा सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर अपने रूम की तरफ चला गया। रागिनी तो हैरान ही हो गई। ये शायद पहली बार था जब प्रांस इस तरह शरारती अंदाज में उससे बात कर रहा था। रागिनी को इतनी खुशी तो तब भी नहीं होती थी जब हार्दिक उसकी तारीफें करे, लेकिन आज प्रांस ने उसे देखने लायक चीज़ क्या कह दिया वो सच में फूली नहीं समा रही थी। वहीं दूसरी तरफ पंखुड़ी और परीक्षा के रूम में थी। सृष्टि ने उन दोनों को डेकोरेट से लेकर केटरिंग तक का पूरा मेन्यू तैयार करने के लिए कहा था और साथ ही साथ सबकी ड्रेस भी फाइनल करने के लिए कहा था, ताकि डिज़ाइनर जल्दी से जल्दी वो आउटफिट अच्छे से रेडी करके उनको देकर जा सके। वहीं दूसरी तरफ प्रांस अपने रूम में था और अब उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। उसने रूम का दरवाज़ा अच्छे से लॉक किया और फिर अंदर की तरफ आया। अंदर आकर एक झटके में उसने बेडशीट को खींचा तो वो बेडशीट बिस्तर से उतर गई और फिर तकरीबन 10 मिनट बाद उस पर दूसरी बेडशीट बिछी हुई थी। साथ ही साथ अब प्रांस बालकनी की तरफ आया, जहाँ से उसने सारे कर्टन हटा दिए और उन पर नए कर्टन लगा दिए। वो लगाते वक्त उसकी जान निकल रही थी, क्योंकि उसके हाथ पैर इस कद्र टूटे हुए थे कि सच में नॉर्मल चलना फिरना भी उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था। लेकिन यहाँ तो वो कभी ऊपर चढ़ रहा था और कभी नीचे आ रहा था। उसने पूरे रूम के कर्टन भी चेंज कर दिए और फिर एक बैग से कुछ सॉफ्ट टॉयज निकाले, जो उसने कुछ बेड पर रखे और कुछ साइड टेबल पर। और फाइनली वो सब देखते हुए अब उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, क्योंकि अब उसका पूरा रूम ऐसा लग रहा था जैसे टॉम एंड जेरी थीम बेस्ड डेकोरेट हो चुका था। उसे खुद पर ही हैरानी हो रही थी कि आखिर उसने ये किया तो किया क्या। अच्छा खासा रूम उसने कोई कार्टून रूम बना दिया था, पर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट भी थी। तभी बाहर से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। वो तुरंत वहाँ से साइड हट गया और अब पंखुड़ी रूम के अंदर आई। अंदर आते हुए उसने अपने माथे पर अपना हाथ रखा हुआ था, क्योंकि उसका सिर दर्द हो रहा था। उसने क्लोजेट के पास आकर क्लोजेट को खोला। उसे अपने कपड़े चेंज करने थे, लेकिन तभी अचानक से वो रुकी और उसने वापस पलटकर पूरा रूम देखा। वहीं प्रांस का दिल इस वक्त जोरों से धक धक कर रहा था। वो चेंजिंग रूम के पास खड़ा था, लेकिन कर्टेन के पीछे, पर उसकी नज़रें पंखुड़ी पर थी। पंखुड़ी रूम को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी। सच में रूम बहुत खूबसूरत लग रहा था, लेकिन फिर अचानक ही वो खुद से बोली,
मुझे लगता है मैं गलत रूम में आ गई। प्रांस ने अपने माथे पर अपना हाथ रखकर अपना माथा पीट लिया। सच में उसकी बीबी हद से ज़्यादा ही बेवकूफ़ थी। अगले ही पल पंखुड़ी ने क्लोजेट खोला और बोली, लेकिन इस क्लोजेट में सामान तो सिर्फ मेरा है, इसका मतलब साफ है कि ये मेरा रूम है। ये बोलकर अब वो वापस रूम को देखने लगी और अब उसके चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कुराहट तैर रही थी। फिर वो अचानक ही मुंह बनाकर बोली, पर ज़रूरी तो नहीं ये सब इन्होंने किया हो। इन्हें तो पता ही नहीं है कि मुझे टॉम एंड जेरी पसंद है, तो फिर ये वो सब चीज़ें क्यों करेंगे। हो सकता है ये सब कुछ तंस जी ने करवाया हो, लेकिन वो मेरे लिए ये सब क्यों करवाएंगे। अब प्रांस ने अपने बालों को नोच लिया। मतलब उसकी दुनिया तो जैसे अब तंस के आसपास ही घूमने लगी थी। पंखुड़ी खुद से ही बोली, क्यों मैं तंस जी से पूछने जाऊं कि उन्होंने मेरे लिए ऐसा कुछ करवाया है। हाँ, मैं ऐसा ही करती हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगी। तभी प्रांस चेंजिंग रूम से बाहर निकला और आकर बिस्तर पर बैठ गया। उसके कदमों की आहट सुनकर पंखुड़ी ने तुरंत उसकी तरफ देखा और कुछ पल उसे देखती रही। वहीं प्रांस ने अब सामने एलईडी स्क्रीन पर रिमोट अपने हाथ में लिया और उसमें टॉम एंड जेरी चला दिया। पंखुड़ी ने अपनी पलकें कुछ पल लगातार झपकाई और फिर आकर प्रांस के सामने खड़ी हो गई। प्रांस उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ। पंखुड़ी हैरानी से प्रांस को देखते हुए बोली, आपको भी टॉम एंड जेरी पसंद है क्या। प्रांस तुरंत बोला, क्यों नहीं हो सकता क्या, मैं इंसान नहीं जिसे कार्टून पसंद हो सकता है। पंखुड़ी झट से बोली, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो पहले हमारा रूम दूसरी तरह था ना, तो अब थोड़ा चेंज हो गया है और ये सब टॉम एंड जेरी थीम बेस्ड है। और साथ में आप टॉम एंड जेरी देख रहे हैं, तो बस मैं पूछ रही थी आपसे। आपको पता है मुझे भी टॉम एंड जेरी बहुत पसंद है, क्या मैं भी आपके साथ बैठ कर देख लूँ। प्रांस ने अपने होठों को हल्का सा अपने दांतों में दबाया। क्या ही वक्त आ गया था। शादी के बाद लोगों की फैंटेसी न जाने क्या क्या होती है, और यहाँ वो अपनी बीबी के साथ बैठकर टॉम एंड जेरी देख रहा है। पंखुड़ी ने उसके जवाब का भी इंतजार नहीं किया और चुपचाप उसके साथ बैठकर टॉम एंड जेरी देखने लगी। फ्रांस ने अब अपनी नजरें घुमाकर पंखुड़ी की तरफ देखा और अगले ही पल पंखुड़ी जोरों से हंसने लगी। उसे सच में टॉम एंड जेरी पर बहुत हंसी आती थी और फ्रांस अब सिर्फ उसे देख रहा था। टॉम एंड जेरी का तो पता नहीं, लेकिन उसकी जेरी सच में क्यूट थी और हंसते टाइम तो वो और भी ज़्यादा क्यूट लग रही थी। फ्रांस हल्का सा ऊपर की तरफ उठा और आकर पंखुड़ी के पीछे बैठ गया। पंखुड़ी पूरी तरह से टॉम एंड जेरी में खोई हुई थी और अब फ्रांस ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे पीछे की तरफ खींच लिया और लगभग से तब तक खींचता रहा जब तक वो खुद बिल्कुल हेड रेस्ट के साथ आकर नहीं लग गया और पंखुड़ी लगभग से उसकी गोद में नहीं आ गई। पंखुड़ी के पैर बिस्तर पर आगे की तरफ फैले हुए थे और फ्रांस ने भी उसके पैरों के आसपास अपने पैरों को रखा हुआ था। उसके हाथ अभी भी पंखुड़ी की कमर पर थे और वो पंखुड़ी की गर्दन की तरफ देख रहा था। एकदम गोरी गर्दन जिसे चूमने का फिलहाल उसका बहुत मन कर रहा था। उसने अपने होठों को हल्का सा अंदर की तरफ दबाया और फिर एक गहरी सांस ली। वो अपनी ही बीवी को किस करने की हिम्मत जुटा रहा था। तभी अचानक से पंखुड़ी पीछे की तरफ घूमी और हंसते हुए बोली, अब देखना आप कैसे ये उसके मुंह पर पेन मारेगा, देखना कैसे उसका मुंह पिचक जाएगा एकदम लेज के चिप्स की तरह। ये कहकर वो खुद टीवी स्क्रीन पर देखने लगी और फ्रांस खुद पर ही चौंक गया कि वो हरकत क्या करने जा रहा था। हालांकि वो जानता था कि पंखुड़ी उसकी बीवी है और उसे प्यार करने का उसके पास पूरा हक है, लेकिन वो पता नहीं क्यों पंखुड़ी से उस तरह की क्लोजनेस सामने से कर ही नहीं पाता था। उसे एक हिचकिचाहट सी महसूस होती थी। वो पंखुड़ी के करीब भी आना चाह रहा था, लेकिन जब जब उसे अपना पास्ट याद आता तब तक वो पीछे हट जाता था। लेकिन फिलहाल तो उसके दिल और दिमाग में यही सवाल था कि वो पंखुड़ी की गर्दन पर किस करे तो करे कैसे, क्योंकि उसे सच में पंखुड़ी को किस करने की एक तलब सी महसूस हो रही थी। वही पंखुड़ी अब एक बार फिर से खिलखिलाकर हंसने लगी। उसे हंसते हुए देख फ्रांस ने उसके पेट को और भी ज़्यादा कस लिया। उसे वो हंसती खिलखिलाती हुई पंखुड़ी और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। लेकिन कहते हैं ना कि जब कोई इंसान ज़्यादा हंसता है तो उसकी हंसी को नज़र लग जाती है। शायद ऐसा ही कुछ पंखुड़ी के लिए भी होने वाला था।
पंखुड़ी का ध्यान अभी भी पूरा टॉम एंड जेरी पर था और अब प्रांस ने अपनी आंखें बंद की, अपने सीने पर हल्का सा अपना हाथ रखा और पंखुड़ी की गर्दन को बड़े ही प्यार से चूमने लगा। लेकिन होठ पंखुड़ी को अपनी गर्दन पर महसूस होते उससे पहले ही बिस्तर पर रखा पंखुड़ी का फ़ोन बजने लगा। वो झट से अपने फ़ोन की तरफ गई और अब जाकर उसे ये रियलाइजेशन हुआ कि वो किस तरह से प्रांस के गोद में बैठी थी। अब पंखुड़ी की खुशियों को किसकी नज़र लगने वाली है? अब प्रांस और पंखुड़ी के बीच में सब कुछ अच्छा होने लगा है, तो क्या सच में पंखुड़ी की खुशियों को किसी की नज़र लग जाएगी? आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।